चलिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा लगेगा आपको और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं। बेसिक समझने के लिए आपको ना दो टर्म्स का पता होना बहुत जरूरी है डिटेल में। सबसे पहली तो आती है कैश बुक, दूसरी जो आती है वो होती है पासबुक। चलिए कैश बुक पे तो आप पूरा चैप्टर कर चुके हैं मेरे साथ, है ना। कैश बुक हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक की बात कर रहे हैं जिसमें बैंक का कॉलम भी होता है। मगर इस वाले जो ये जो चैप्टर है ना, इसमें अभी जब मैं आपको समझा रही हूँ इसमें मैंने बस बैंक कॉलम बनाया है क्योंकि मुझे अभी उसी का रेफरेंस देना है। अब कैश बुक जब बनाते हैं तो यहाँ पे आपके क्या आते हैं, रिसीट्स आती हैं, यहाँ पे क्या आती है, पेमेंट्स आती है। ये कैश बुक कौन प्रिपेयर करता है? एग्जाम्पल ले, मिस्टर एक्स, इनका एसबीआई में बैंक अकाउंट है। ये जो कैश बुक है वो मिस्टर एक्स प्रिपेयर करते हैं, अपनी बुक्स में एंट्री करते हैं इस कैश बुक में। समझ आया? अब सपोज करो मिस्टर एक्स है, एसबीआई में इनका अकाउंट है, साल के शुरुआत में इनके बैंक में पड़े थे 1 लाख। अब ये तो भाई हो गया मिस्टर एक्स का रिकॉर्ड, ये तो अपनी बुक्स में रखते हैं। अब आ जाओ अब एसबीआई बैंक में, एसबीआई भी तो अपने पास कई रिकॉर्ड रखेगा ना। एसबीआई के लिए मिस्टर एक्स उसके कस्टमर है, तो जो एसबीआई बैंक बनाता है ना बुक जिसमें एसबीआई बैंक अपने कस्टमर के रिकॉर्ड्स रखता है, उसको बोलते हैं पासबुक। कैश बुक कौन रखता है? ये मिस्टर एक्स जो है वो कैश बुक मेंटेन करते हैं, अपनी एंट्रीज कैश बुक में करते हैं। जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो अपने पास पासबुक मेंटेन करके रखता है, पासबुक में एंट्रीज करता है। अब देखो कैश बुक के हिसाब से ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा 1 लाख, तो पासबुक के हिसाब से ओपनिंग बैलेंस यहां आएगा। क्यों क्यों? देखो जो आपकी कैश बुक होती है यहाँ पे उसके आते हैं रिसीट्स, यहाँ पे आते हैं पेमेंट्स। जो पासबुक होती है ना उसमें यहाँ आते हैं डिपॉजिट्स और यहाँ आते हैं विथड्रॉल्स। इसका मतलब ये है कि जब आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो बैंक यहाँ एंट्री करता है, जब आप बैंक से पैसे निकालते हैं तो बैंक यहाँ एंट्री करता है। अब जरा हम आगे चलते हैं, कुछ एंट्रीज करते हैं, ठीक है। आपने सपोज करिए एक चेक इशू किया मिस्टर राम को, मिस्टर राम को चेक इशू किया, पेमेंट करी। अब जब आप एंट्री करेंगे तो यहां क्या लिखेंगे, बाय मिस्टर राम 20,000, क्योंकि आपकी पेमेंट है, आपने पेमेंट की साइड पे लिख दिया। अच्छा बैंक उसको किस तरीके से देखेगा? बैंक ये देखेगा भाई आपने अपने अकाउंट से पैसे निकाले, विथड्रॉ किया अपने बैंक अकाउंट से, तो वो यहाँ पे एंट्री करेगा, यहाँ पे एंट्री करेगा विथड्रॉल टू, लाइट हो गया ना पेन, ज्यादा पेन चेंज कर देते हैं। टू राम 20,000। अच्छा ये पेमेंट का हो गया। और भी एग्जांपल्स लेते हैं। आपने ना सेल्स की थी सीता को, सीता नहीं लेते, चलो एक्स ले वाई ले लेते हैं। आप मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को सेल्स की थी, पैसे नहीं आए थे, क्रेडिट सेल्स थी।
अब उनके पैसे आ गए। अच्छा, पैसे कैसे आए? सीधा बैंक में आ गए। तो यहां पे क्या एंट्री होगी? 2y 50,000। ये तो आपने अपनी बुक में करी। आप कौन? मिस्टर एक्स। आपने अपनी बुक में एंट्री करी, भाई मुझे पैसे मिले बैंक में 50,000, मेरा 50,000 से बैंक बैलेंस बढ़ गया, रिसीट हो गई, तो मैंने अपने कैश बुक को डेबिट कर दिया। अब आ जाओ बैंक में। बैंक के लिए क्या है? बैंक के लिए डिपॉजिट है। आप अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर रही है, तो बैंक जो है यहाँ पे एंट्री कर देगा 50,000। 50,000 समझ आया? समझ आया? और भी एग्जांपल ले लो। आपने ना फर्नीचर खरीदा, अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा, ठीक है। एक काम करती हूँ, रिसीट पेमेंट ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है, यहां लिख देती हूँ रिसीट्स और पेमेंट। आपने ना फर्नीचर खरीदा, आपने क्या खरीदा? फर्नीचर। किससे खरीदा? एफडी लिमिटेड, फर्नीचर्स डीलर लिमिटेड, फर्नीचर्स डीलर लिमिटेड। उसको आपने चेक इशू कर दिया, काफी बड़ा अमाउंट था, 60,000 का अमाउंट था, तो आपने कहा चेक से पेमेंट कर देते हैं। तो आपने चेक इशू कर दिया, तो आप अपनी बुक में करेंगे, कहाँ पे करेंगे एंट्री? क्रेडिट साइड पे करेंगे। क्यों? क्योंकि पेमेंट है भाई, पेमेंट है तो क्रेडिट साइड पे एंट्री करो कैश बुक के। 60,000 से। अब आ जाओ बैंक के पास। अब जब चेक इशू किया, फर्नीचर डीलर लिमिटेड का जो प्रोपराइटर है वो पैसे लेने आया बैंक से, तो आपके अकाउंट से 60,000 निकल गए। तो बैंक के लिए तो विड्रॉल हो गया ना, तो बैंक क्या एंट्री करेगा? टू फर्नीचर डीलर लिमिटेड 60,000। 60,000। तो अब आपने एक चीज नोटिस करी, जो एंट्री इसके डेबिट में आएगी, कैश बुक के डेबिट में, वो एंट्री पासबुक के क्रेडिट में आएगी। वो एंट्री कहाँ आएगी? पासबुक के क्रेडिट में आएगी। और जो एंट्री पासबुक के डेबिट में आएगी, वो एंट्री कैश बुक के क्रेडिट में आएगी। कैश बुक का और पासबुक का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सेम होना चाहिए। भाई जो एंट्री आप डेबिट करोगे वही एंट्री बैंक क्रेडिट कर देगा। समझ आया? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनती है, ये अभी हम थोड़ा रुक के समझेंगे। पहले आप ये समझिए कि कैश बुक और पासबुक में सेम एंट्रीज कैसे होती है। कुछ और एग्जांपल्स देंगे, कुछ और एग्जांपल्स देंगे, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। आपने परचेजेस करी, गुड्स परचेज किए, शूज का बिजनेस करते हैं मिस्टर एक्स, तो उन्होंने गुड्स परचेज किए। अब गुड्स परचेज किए क्रेडिट में, क्रेडिट पे परचेज किए कितने के? 30,000। किससे परचेज किए? किससे परचेज किए? जे एंड कंपनी से 30,000 के गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए थे। अब वो पेमेंट कर रहे हैं, चेक इशू कर दिया उन्होंने। तो अब आपने चेक इशू कर दिया, एक महीने बाद वो जो जे एंड कंपनी है वो लेने गई चेक को डिपॉजिट, चेक को देने गई उसमें भाई कि हमारे पैसे दे दो, बैंक के पास गई। अच्छा, आपने तो क्रेडिट में एंट्री करी क्योंकि आपके लिए पेमेंट हो गई, आपने क्रेडिट में उसी वक्त एंट्री कर दी। तो जब बैंक के पास जे एंड कंपनी के बंदे लेने आए पैसे, बोले कि भाई पेमेंट दे दो, ये चेक जो है एनकैश करा दो, तो बैंक के लिए वो क्या हुआ? विथड्रॉल हुआ। कैसे? बैंक क्या सोचेगा, भाई ये जो है जे एंड कंपनी मिस्टर वाई के बैंक में बैलेंस में से पैसे निकाल रहे हैं, तो विथड्रॉल की साइड पे आ जाएगा, विथड्रॉल की साइड पे आ जाएगा। तो अब आपको ये समझ आया कि भाई
जो एंट्रीज कैश बुक के डेबिट में होंगी वही एंट्रीज पासबुक के क्रेडिट में होगी। तो हिसाब से तो कैश बुक और पासबुक का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी सेम होना चाहिए, कई बार नहीं होता। इस वजह से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। फिर से सुनेंगे कैश, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको ये स्टार्टिंग में समझ नहीं आया ना तो पूरा चैप्टर हाथ से निकल जाता है। चेक इशू करने का मतलब क्या होता है, ये टर्म्स भी बड़ी जरूरी है। मैंने चेक इशू किया आपको, इसका मीनिंग क्या है कि मैंने आपको चेक दे दिया पेमेंट के लिए, भाई ये चेक ले लो, आपने कहा 20,000 की पेमेंट पेंडिंग है, 20,000 दो, मैंने चेक दे दिया काट के, भाई ये लो भाई पेमेंट। ये होता है चेक इशू करना। चेक डिपॉजिट करने का मतलब क्या होता है, मैं बैंक के पास गई, आपने मुझे चेक दिया था 50,000 का, मैं बैंक के पास गई, ये लो भाई चेक, पैसे जमा करा दिए। ये पैसे जमा कराने का होता है ना, मीनिंग ये होता है डिपॉजिट करना, ये होता है डिपॉजिट करना। समझ आया? तो अभी आप ना इतना लिखो, फिर हम धीरे धीरे ना इन चीजों का मीनिंग समझेंगे। ठीक है, लिख लो, यहां तक लिख लो, ये जरूर लिख लेना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये जरूर लिख लो। उसके बाद जरा कुछ शब्द कैश बुक और पासबुक के लिए भी लिख लेंगे। हेडिंग लेंगे बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक। बैंक पासबुक क्या होती है? बैंक पासबुक क्या होती है? कॉपी ऑफ अकाउंट ऑफ द अकाउंट होल्डर, जो कि हमारे केस में कौन थे, मिस्टर वाई थे, इन द बुक्स ऑफ बैंक। भाई जैसे मिस्टर वाई की बुक्स बनती है वैसे बैंक भी तो अपनी बुक्स बनाएगा ना, तो बैंक की बुक्स में मिस्टर वाई के अकाउंट की कॉपी को हम क्या बोलते हैं, बैंक पासबुक। बैंक पासबुक, बैंक पासबुक। It is issued by the bank to the account holder so that entries in the bank statement or passbook can be compared to the कैश बुक। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो, आपने तो कैश बुक बना ली, आपने एंट्रीज कर ली, ईयर एंड आ गया 31 मार्च, आपको बुक्स क्लोज करनी पड़ी, तो अब आपने तो अपनी एंट्रीज कर ली। अब क्या होता है, देखो आप कई बार ना बैंक को डायरेक्शंस दे देते हो कि भाई यहां से जाके आप इंटरेस्ट ले लेना, इस प्रीमियम की पेमेंट कर देना, ये डिविडेंड यहां से कलेक्ट कर लेना। आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो आप अपनी बुक्स में एंट्रीज कैसे करोगे? तो इसलिए अब आपने तो अपनी एंट्रीज कर ली, जिन एंट्रीज का आपको पता था आपने कैश बुक में उनकी एंट्रीज कर ली। अब आपको ना बैंक से पासबुक मिलती है। क्यों मिलती है पासबुक? ताकि आप पासबुक की एंट्रीज को अपनी कैश बुक की एंट्री से कंपेयर कर सके कि भाई कोई एंट्री मिसिंग तो नहीं है, कोई एंट्री ऐसी तो नहीं जो मुझे ना बताओ जो मैंने नहीं करी हो, ये बुक्स का बैलेंस गलत निकलेगा ना। इस तो सबसे पहली बात आपने ये समझी कि भाई पासबुक क्या होती है, बुक्स की, बैंक की बुक्स में अकाउंट होल्डर के जो अकाउंट की कॉपी होती है उसे पासबुक कहते हैं। ये पासबुक जो है बैंक आपको देता है ताकि आप उसकी एंट्रीज अपनी कैश बुक की एंट्री से कंपेयर कर सके कि भाई कोई एंट्री मिसिंग तो नहीं है, कोई एंट्री ऐसी तो नहीं है जो मुझे नहीं पता थी, जो मैंने नहीं करी है। तो अब आपको ये पासबुक मिली, आपने कंपेयर की और डिफरेंसेस देखे। भाई डिफरेंसेस क्यों है?
अगर ये एंट्री नहीं है मेरी कैश बुक में तो क्यों नहीं है, वो कैसे पता चलेगा कि एंट्रीज नहीं है? जब आप पासबुक मंगवाओगे, बैलेंस चेक करोगे, तभी तो पता चलेगा ना। समझ आया? समझ आया? तो यहां पे लिखो एंड डिफरेंसेस डिटरमाइंड। समझ आया? समझ आ गया? ये आप ना अच्छे से समझ लो, ये बच्चों को ना बीए पासबुक के मीनिंग में बहुत कंफ्यूजन होता है। जो भी डाउट हो आप प्लीज मुझसे पूछो। अच्छा अब ये लिख लो, फिर हम आगे थोड़ा सा और चलते हैं और पढ़ते हैं इसके बारे में। समझ आया? अच्छा अब जरा यहां आ जाओ, ये बैंक कॉलम है ना? पेन चेंज कर देते हैं, लास्ट में यहाँ पे ये 1.5 लाख है और ये 80 और 30 कितना हुआ, 110। तो अब सपोज करो कि आपने ना एक और पेमेंट करी, किसको? एस को, 50,000 की। अब यहाँ पे आपके बैंक में कितने पड़े थे? 1 लाख पहले थे, 50,000 और आगे हो गए 1.5 लाख। पेमेंट्स कितने की हुई? 20 + 60 80 + 30 110 + 50 160। ओहो, 10,000 की पेमेंट आपने ज्यादा कर दी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। अब जरा मुझे सोच के बताइए कि अगर आपका बैंक में ओवरड्राफ्ट पड़ा हुआ है तो ये आपकी एसेट हुई कि लायबिलिटी? लायबिलिटी। आप कौन? अगेन आई एम रिपीटिंग दैट यू आर द अकाउंट होल्डर, यू आर द अकाउंट होल्डर। सो आपका क्रेडिट बैलेंस है ना, अगर 10,000 का बैलेंस यहां आ रहा है तो क्रेडिट साइड बड़ी है, तो इसका मतलब ये आपका क्या हुआ? क्रेडिट बैलेंस हुआ। और ये क्रेडिट बैलेंस जो है अकाउंट होल्डर के लिए क्या हुई? लायबिलिटी हुई। फिर से सुनिए, बार बार सुनिए, कोई भी स्कोप नहीं रह जाना चाहिए गलती का। 1,50,000 आपके बैंक में पड़े थे, पेमेंट्स आपने कर दी 1,60,000 की। ओहो, 10,000 की पेमेंट ज्यादा कर दी। आई टोल्ड यू कि बैंक में तो ये पॉसिबल है, कैश में तो पॉसिबल नहीं है, बैंक में पॉसिबल है। अगर बैंक में आप ऐसा करते हैं तो इसका मीनिंग होता है कि आपने बैंक में ओवरड्राफ्ट कर दिया। तो अगर आपने ज्यादा विड्रॉ कर लिया बैंक से तो आपकी लायबिलिटी हो गई। तो इसका मतलब है कैश बुक में, बैंक कॉलम में अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ी है, तो अकाउंट होल्डर के लिए इट इज अ लायबिलिटी। अच्छा अब जरा यहां आ जाइए, यहां पे जब आपने एस को पेमेंट करी तो बैंक ने डेबिट कर दिया, विड्रॉल में डाल दिया। अच्छा अब यहां पे भी क्या आया? 10,000 का ओवरड्राफ्ट आया। अब जरा मेरी बात को ना प्लीज बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अच्छा अब आप सोच के बताओ जरा, आप सोच के बताओ, आप होशियार हो, समझ आ रहा होगा आपको। अगर जब ये क्रेडिट साइड बड़ी होती है तो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो जब डेबिट साइड बड़ी हुई तो ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा? ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा। अच्छा अब अगर यहां पे ये क्रेडिट बैलेंस अकाउंट होल्डर की लायबिलिटी है, तो यहां पे जो ये डेबिट बैलेंस है ये बैंक की क्या हुई? एसेट हुई। एंड लायबिलिटी फॉर द अकाउंट होल्डर। फिर से समझो, देखो कोई ना प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना तो ये थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा सा ना टिपिकल कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कभी कभी बच्चे के लिए, मगर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से समझो, बार बार सुनो।
देखो, जब आपने यहाँ पे 1,60,000 की पेमेंट करी, बैंक में 1,50,000 पड़े, 10,000 ज्यादा आपने विड्रॉ कर लिए, तो आपकी तो लाइबिलिटी हो गई भाई, आपको तो देना ही पड़ेगा बैंक को। जब बैंक के पास तो आ रही है ना, तो बैंक के लिए क्या हुई, एसेट हुई। बैंक के लिए क्या हुई, एसेट हुई। अब अगर कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है तो पासबुक में क्या आएगा, डेबिट बैलेंस आएगा। मैंने कहा था ना आपको। अच्छा, बैलेंस सेम आना चाहिए, जो कि आ भी रहा है। तो बैंक पासबुक का डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, पहली बात। दूसरी बात कि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस या पासबुक का डेबिट बैलेंस जो है वो अकाउंट होल्डर के लिए एक लायबिलिटी होता है, और बैंक के लिए क्या होता है, एसेट होता है। बैंक के लिए क्या होता है, एसेट होता है। सिमिलरली अगर हम बात करें कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस की, कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस की, वो इक्वल किसके होगा, पासबुक के डेबिट बैलेंस के। एंड ये जो है ये बैंक के लिए क्या हो जाएगी, लायबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि भाई अब पॉजिटिव बैलेंस है, आपका बैंक में पैसा पड़ा है तो बैंक को लौटाना पड़ेगा अगर आप लेने जाओगे तो। सिमिलरली अकाउंट होल्डर के लिए एसेट हो गई, अकाउंट होल्डर के लिए क्या हो गई, एसेट हो गई। सोचो ना, आपका बैंक में पैसा पड़ा है, आपके लिए तो एसेट है, आपके 1 लाख पड़े सपोज करो बैंक में, एसेट नहीं है, मगर बैंक को तो वापस करने पड़ेंगे ना, तो बैंक की तो लायबिलिटी है। तो अब यहाँ पे एक और बात लिखेंगे, एक और बात लिखेंगे जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस लिखो यहाँ पे, और पासबुक का, चलो पासबुक के तरीके से लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखो पासबुक, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस और पासबुक का डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मीनिंग क्या है कि विथड्रॉल जो है वो डिपॉजिट से ज्यादा है, और क्रेडिट बैलेंस का मीनिंग क्या है कि कम है। तो अगर अकाउंट होल्डर ने ज्यादा विड्रॉ कर लिया तो ये बैंक के लिए क्या हो गई, एसेट हो गई, एंड अकाउंट होल्डर के लिए क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। सिमिलरली अगर डिपॉजिट ज्यादा है, विड्रॉल कम है, तो अकाउंट होल्डर के लिए क्या है, एसेट है, एंड बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटी। समझ आया, इतनी सी बात है, इतनी सी बात मैंने आपको अभी तक बताई है, मैंने अभी तक आपको इतनी सी बात बताई है कि अगर आप किसी बैंक में मेंटेन कर रहे हो ना अकाउंट, आपको भी देखो बड़ा जरूरी है पता होना, आपको चीजें पता होनी चाहिए। आप अपना अकाउंट खोलोगे बैंक में, आपको चीजें पता नहीं होनी चाहिए, आप इग्नोरेंट थोड़ी रहोगे। तो आपका बैंक है सपोज करो अकाउंट में, तो आप क्या मेंटेन करोगे, कैश। बैंक क्या मेंटेन करेगा आपकी बुक्स में, आपके लिए पासबुक। तो पासबुक क्या हुई, एक तरीके से बैंक के बुक्स में आपका जो अकाउंट है उसको बोलते हैं पासबुक। कैश बुक के जो डेबिट साइड की एंट्रीज है वो पासबुक के क्रेडिट साइड की एंट्रीज के इक्वल होने चाहिए। सिमिलरली कैश बुक की क्रेडिट साइड की एंट्रीज पासबुक की डेबिट साइड की एंट्रीज के इक्वल होने चाहिए। दोनों के ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस भी इक्वल होने चाहिए, मगर वो कई बार डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। वो डिफरेंसेस आपको कैसे पता चलते हैं, बैंक आपको पासबुक भेजती है, आपने सुना होगा कि भाई पासबुक कंप्लीट करा लो, ईयर एंड आ रहा है, पासबुक कंप्लीट कराओगे तो एंट्रीज का मैच करोगे तभी तो पता चलेगा कोई डिफरेंस तो नहीं है एंट्रीज में, डिफरेंस है तो उसको अकाउंट फॉर करोगे।
इसलिए बैंक आपको पासबुक भेजता है। समझ आया? जो बैंक स्टेटमेंट निकलती है ना, वो क्या होती है? वो पासबुक होती है। ठीक है, चलो अब आप ये लिख लो जो मैंने लिखा है। उसके बाद हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे। अब कुछ वर्ड्स हैं जो आपको पता होने जरूरी है। इशूड, प्रेजेंटेड, डिपॉजिटेड, क्लियर्ड। बच्चों को इन वर्ड्स में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो हम ये वर्ड्स स्टार्ट करेंगे। चलिए लिख लीजिए। जो जो मैंने लिखा ना वो लिख लेना, और जो मैंने जैसे ये हाईलाइट किया ना ग्रीन और येलो में, आप ऐसे हाईलाइट करिए ताकि आपको फ्यूचर में कोई डाउट ना रहे।